So hey guys, today we are going to solve the Indian economy questions. As we can see that there are 252 questions from 2025 to 2011. Okay, so we have to solve these questions. देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं अभी एट दिस टाइम एंड PYQ से कैसे themes repeat हो रही हैं ये भी देखते हैं. So the first question in 2025 has came that a country's physical deficit is stands out 50,000 करोड़. ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया था. 50,000 करोड़ हमें क्या दिया हुआ है, आपका फिजिकल डेफिसिट दिया हुआ है. नाउ फिजिकल डेफिसिट पता होना चाहिए. फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? इट्स रिसीविंग 10,000 करोड़ फ्रॉम द नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स. द कंट्रीज इंटरेस्ट लाइबिलिटीज आर 1,500 करोड़. नाउ इंटरेस्ट लाइबिलिटीज, जो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज हैं वो कितनी है? 1,500 करोड़ है. बट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट. तो हम जब ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं, जो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट निकालते वक्त हम क्या करते हैं? फिजिकल डेफिसिट से हम माइनस कर रहे होते हैं किसको? इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ को. सो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज़ को जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 50,000 करोड़. 50,000 करोड़ माइनस 1,500 करोड़, 1,500 करोड़. सो इट कम्स 48,500 crore. So 48,500 crore is the right answer. Now the second question which is came that about the recommendation of the 15th Finance Commission. Now what is the Finance Commission and how it come? So the Finance Commission is a constitutional body under Article 280 of Indian Constitution. So Article 280 से हमने फाइनेंस कमीशन को लाए हैं. फाइनेंस कमीशन, इस बार का भी फाइनेंस कमीशन आया है, 16 फाइनेंस कमीशन, उसकी रिपोर्ट भी आ गई हैं. तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा है, ये देखना भी इंपॉर्टेंट है. बट जब क्वेश्चन आया था 15 फाइनेंस कमीशन से आया था, तो एक चीज़ कॉमन है 15 फाइनेंस और 16 फाइनेंस कमीशन में. जो इन्होंने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया था तो वो 41%, 15 ने नहीं बताया और 16 नहीं बताया. बस इन्होंने क्राइटेरिया को हल्का सा चेंज किया है, उसको आप करंट के उससे देख सकते हैं. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आया था ये समझते हैं. नाउ इट हैज़ रिकमेंडेड द ग्रांट्स ऑफ इतना. कभी भी ध्यान रखना, कभी यूपीएससी नंबर से नहीं खेल रहा होता. या तो फिर वो नंबर ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा होगा या फिर कॉमनली नोन होगा. जैसे आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ द यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स. एज वी नो दैट द 15 फाइनेंस कमीशन हैज क्लेम has says that 41% of the net proceeds of the union taxes has to be shared. Okay. So in the divisible pool there is only 41% of the central taxes. So the 41% is the right but not the 45%. So the second option is wrong. एंड हमसे पूछा था कि कौन से करेक्ट हैं. अगर सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है तो हम ऑप्शंस देखते हैं. सेकंड, 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 तीनों में सेकंड आ रहा है, इसका मतलब सी इज द ऑप्शन. सो by the elimination of this, we can easily solve this. Now, the third question is consider a statement of the two major ethanol producers in the world, that is Brazil and the United States of America. The former produces more ethanol than the latter. As we know that USA is a major ethanol producer in the world. So, if the USA is a major ethanol producer, so how we can say that the Brazil is the uh, mm, more ethanol producer. So the first statement is itself wrong. So first statement अगर wrong होती है तो हमारा आंसर आ जाता है, because first is incorrect and second is correct is there. Now there is next question, how many of the above activities are regulated by the petroleum and the natural gas regulatory board in our country? Now look, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पेपर में लीव भी कर सकते हैं. ओके, एंड इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक, तो इस क्वेश्चन को अभी भी हम ही लीव करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो करंट में कहीं पे रहा होगा और चीज़ों से रिलेट कर रहा होगा. लेकिन अगर हम इसमें एक गैस मानना चाहें तो क्या है, देखिए, प्रोडक्शन ऑफ द क्रूड ऑयल. प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस है. नाउ इनमें से ऑफकोर्स सारे काम नहीं कर रहा होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं देता वो. ठीक है, और जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में, जब भी ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, ऑल फोर वाले क्वेश्चन आए हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली टू वाला ऑप्शन सही हुआ है. ओके, ओनली टू वाला ऑप्शन सही हुआ है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम. और इस टाइम भी ओनली टू वाला ऑप्शन सही है. आप बहुत सारे क्वेश्चन पे ट्राई करके देख सकते हैं. अगर आपको ये पता ही नहीं है इन चारों में से कि इसका रियल में काम क्या था, तो ओनली टू वाला ऑप्शन सेफ अप्रोच रहेगा, और नहीं तो इस क्वेश्चन को पेपर में छोड़ना भी सेफ अप्रोच ही है. नाउ क्वेश्चन आया था आरटीजीएस और एनईएफटी से, क्योंकि आरटीजीएस और एनईएफटी न्यूज़ में रहे थे. ठीक है, तो आरटीजीएस और एनईएफटी क्या होते हैं?
जो हम मनी ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उस समय आरटीजीएस और एनईएफटी का यूज हो रहा होता है। इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस, व्हाइल इन द केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स सम टाइम टू सेटल पेमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, आरटीजीएस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस हो जाता है और एनईएफटी में कुछ टाइम लेता हो। ओके, so the first option is correct. Now in RTGS the customer is charged for the inward transaction, while that is not the case of NEFT. इसको देखते हैं। Now third option पढ़ते हैं। Operating hours for RTGS are restricted on certain days where there is no true for NEFT. Now ध्यान रखना, अगर RTGS कोई हमने ऐसी सिस्टम बनाया है तो RTGS को अगर हम कुछ टाइम के लिए ही लिमिट कर देंगे तो उसका फायदा क्या रहेगा। इसका मतलब RTGS जो होगा 24/7 वर्क कर रहा होगा। ओके, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, यानी थर्ड ऑप्शन गलत है और फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही बैठ रहा है। तो फर्स्ट थर्ड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, फर्स्ट ओनली हो सकता है, या फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता है। नाउ हम सेकंड ऑप्शन को देखना ही पड़ेगा कि सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा था। ठीक है, जब हम फर्स्ट ऑप्शन को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा आंसर क्या बनेगा। सेकंड ऑप्शन को सॉरी, तो इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन व्हाइल दैट इज नॉट द केस फॉर एनईएफटी। जब हम आरटीजीएस कर रहे होते हैं तो हमें कुछ इनवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए, आरटीजीएस करते वक्त हमें कुछ इनवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए रुपए देने पड़ते हैं। क्या ऐसा सही है? ऐसा सही नहीं है, तो ओनली वन इज द आंसर। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम मनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें हमें बीच में पैसे देने पड़ रहे हैं तो हम उसको अपनाएंगे क्यों? वो नहीं अपनाएंगे ना। ऑफ कोर्स इन द आरटीजीएस देयर इज नो मीडियोकर मनी इज देयर। नो, the sixth question is there, that the sources of income for the RBI. Now, buying and selling the government bonds, buying and selling the foreign currency, pension fund management, lending to private companies, and printing and distributing currency notes. Now, first of all, as we know that RBI is a regulator in India of the other banks. Now, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या गवर्नमेंट बॉन्ड्स को मार्केट में ले जाकर, मान लिया एक थैला है, इसमें आरबीआई ने गवर्नमेंट बॉन्ड रखे हैं और मार्केट में जाकर इसे बेच रहा है और खरीद रहा है, तो उससे वो इनकम प्राप्त करेगा। बिल्कुल यस, ऑफ कोर्स करेगा। नाउ बाइंग एंड सेलिंग द फॉरेन करेंसी जब बाई और सेल कर रहा है तो उससे भी उसे फायदा होगा, ऑफ कोर्स सेकंड भी है। नाउ पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, ये बात ध्यान रखना, कभी भी आरबीआई प्राइवेट कंपनी से लैंडिंग तो लेता ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन जब रॉन्ग होता है ना, फोर्थ फोर्थ दो ऑप्शन इसने ऐसे ही एलिमिनेट करवा दिए। नाउ हमें क्या देखना है, या तो ए होगा या डी होगा। नाउ ए और डी में क्या है, एक दो पाँच, एक और दो, यानी फिफ्थ वाले ऑप्शन को खाली हमें देखना है, यानी प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। नाउ लुक, हमें पता है कि जो करेंसी नोट्स हैं, करेंसी जो नोट्स हैं उसको बनाने की लागत तो बहुत कम है। ऑफ कोर्स 2 रुपये आती होगी लागत, 2 से 5 रुपये तक, चाहे वो 500 का नोट हो, उसको बनाने की लागत तो इतनी आती होगी, लेकिन उसे बेचने पर तो फायदा होता है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स इज अ टाइप ऑफ सोर्स फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, द अमाउंट इज नॉट लार्ज बट दिस इज अ source of income for RBI. So first, second, and fifth is the right answer. Now, the next question is about the India's has joined the Mineral Security Partnership as a member. India is a resource-rich country in the 30 critical minerals that is identified. Now, ये सबसे बड़ा रोना तो आजकल का यही है कि हमारे पास क्या नहीं है, क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया 30 क्रिटिकल मिनरल्स में बिल्कुल रिच है? तो सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। सेकंड ऑप्शन रॉन्ग होते ही ना आंसर भी आ रहा है कि वह फर्स्ट एंड थर्ड ही सही है। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, हमें कभी पूरा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमें पूरा सब कुछ पता चल रहा है पेपर में, ऐसा हो नहीं सकता। नाउ लुक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन द मिनिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, जो यूपीएससी का फेवरेट रहता है हमेशा, कि वो पूछता ही है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसका एक हैक भी है कि कभी भी उसने ये सही नहीं दिए। ठीक है, वो सही देता ही नहीं है, तो इसका भी आंसर नन ही होने वाला है। ठीक है, द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, अब इस किससे रिलेटेड है ये समझ जाते हैं कि नेशनल जो ऑटोमोटिव बोर्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है। ऐसे ही द कॉयर बोर्ड वो आपका एमएसएमई सेक्टर से, एमएसएमई मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, और द नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से रिलेटेड है। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन ऑफ 2025 is about the capital receipts create a liability or cause a reduction in the assets of the government
बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर द कैपिटल रिसिप्ट्स एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। नाउ यहाँ पे हमसे पूछा इसने फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है, यानी कैपिटल एंड कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है। नाउ यहाँ पे हमसे इसने मेनली कैपिटल रिसिप्ट ही पूछा। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती हैं जिसमें या तो एसेट्स में कमी आ रही होगी या लाइबिलिटीज में वृद्धि हो रही होगी। ओके, एसेट लाइबिलिटी। नाउ फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, यही तो बात तो हमने कही। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नाउ बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर द कैपिटल रिसिप्ट। बोरोइंग मीन्स उधार ले रहे हैं, यानी उधार ले रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है ऑफकोर्स, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि सरकार अपनी जो पोजीशनिंग है, मान लिया कि 100% सरकार के पास कोई कंपनी थी, अब सरकार ने अपने 60% शेयर बेच दिए, या 60% नहीं 40% शेयर बेच दिए और 60% उसकी भागीदारी है अभी भी, लेकिन 40% तो गया। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट का टाइप है। कभी कभी सरकार ऐसा भी करती है कि 60% ही बेच दे, 40% रखे, यानी निजी क्षेत्र की कंपनी उसने उसे बना दिया। तो ये भी डिसइन्वेस्टमेंट का टाइप है। अब इस डिसइन्वेस्टमेंट करने से क्या हुआ कि उसके एसेट में क्या आई है, कमी आई है, लेकिन उसे पैसा प्राप्त हुआ है लेकिन एसेट्स में कमी आ गई। तो ऑफकोर्स सेकंड इज ऑल्सो राइट आंसर। नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। नाउ लुक, हमें कहीं पे इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे, जो हमने लोन दिया था, हमने जो लोन दिया था उस पर अगर हमें पैसा मिलेगा तो क्या वो हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट करेगा? खुद सोचने वाली बात है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग हुआ। तो ऑफ कोर्स थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग एंड द फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज राइट। नाउ लो, द 10th क्वेश्चन इज आल्सो, अब ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। इस बार दो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो इसको भी देखते हैं। ना सपोज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 करोड़ एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर 60,000 करोड़। The government budget also shows the borrowings of 10,000 crore and interest payment of 6,000 crore. Which of the following statement are correct? Three statements are given and we have to find that. Now, the revenue deficit is there, the fiscal deficit is there, and the primary deficit is there. So we have to look down all three options while considering the question. यहाँ पे दिया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट is our revenue deficit. So 80,000 minus 60,000 is equals to 20,000 of course. So 20,000 हमारा क्या आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। नाउ फिजिकल डेफिसिट इज 10,000 करोड़। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट वो होता है जितना भी सरकार ने क्या लिया है, बाहर से लोन लिया। बाहर से जितना भी सरकार लोन लेती है या एक्सटर्नल बोरिंग करती है, वो क्या होती है, हमारी फिजिकल डेफिसिट होती है। तो वो कितनी है, 10,000 करोड़। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, इसको तो सॉल्व भी नहीं करना था कि हमारी बोरोइंग्स कितनी है, 10,000 करोड़ की है। ओके, एंड प्राइमरी डेफिसिट इज 4,000। नाउ प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं। हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, जो हमने ब्याज लिया था, उधार लिया था, उसमें हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकाल के देता है। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना आया था, 10,000 आया था, और हमने 6,000 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट कर दिए। तो 6,000 को माइनस कर देंगे, 6,000 को माइनस करेंगे, तो इट इज अबाउट 4,000 करोड़। ओके, तो 4,000 करोड़ क्या आया, प्राइमरी डेफिसिट आया। ऑप्शन में भी 4,000 करोड़ दिया है, यानी तीनों ही ऑप्शन इसमें दिए हुए थे। नाउ लुक द 11th क्वेश्चन from 2025. Now, so the question is about the turmeric. Okay, टर्मरिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और टर्मरिक क्योंकि उस समय न्यूज़ में था और टर्मरिक बोर्ड बन रहा था, और हमें पता होना चाहिए कि टर्मरिक बोर्ड इंडिया में कहाँ है। You can also comment that where is the turmeric board in India. Okay, so India is the largest producer and the exporter of the turmeric in the world. हो सकता है more than 30 varieties of turmeric are grown in India. ये भी हो सकता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु आर द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ये भी हो सकता है। ऑफ कोर्स तीनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, तीनों ही सही। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक। ये बेसिक सी नॉलेज है कि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है। मोर देन 30 वैरायटीज़ भी इंडिया में मिल सकती हैं। हमने वैरायटीज़ तो गिनी नहीं है, और गिनने तो जाएगा नहीं यूपीएससी एस्पिरेंट। और
Maharashtra, Telangana, Karnataka. We know that in the south belt we are growing the more turmeric than in the north state. So they are the major producing states, and also the turmeric board is in the Telangana, Nizamabad. Okay, तो वहां से भी हम ये चीज देख सकते हैं कि निजामाबाद में है, तेलंगाना में है टर्मरिक बोर्ड, तो ऑफकोर्स कि साउथ के स्टेट्स इसमें क्या करते होंगे, डोमिनेट करते होंगे. सो द ऑप्शन इज ऑल थ्री आर करेक्ट. नाउ related to the UPI acceptance of many countries. As we know that we are creating the soft power. Soft power is there. Okay. So question आया था कि how many countries among the above are there other than India where international merchant payments are accepted under UPI. यूपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था. तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर एंड बांग्लादेश. इसमें से हमें चुनना था कि कौन अप्लाई कर सकता है. ठीक है. लोग, क्या आपको कभी भी लगता है कि बांग्लादेश यूपीआई को अपनाएगा? बांग्लादेश यूपीआई को अपनाएगा ऐसा लगता है? नहीं. बांग्लादेश के हमारे संबंध वैसे ही खराब चल रहे हैं कब से, तो बांग्लादेश तो यूपीआई को नहीं अपना रहा होगा ऑफ कोर्स. तो ये तो रॉन्ग हो गया ना. हमें और कंट्रीज देखनी है. वी कैन कंसीडर ना कि फ्रांस तो अपना सकता है. यस, फ्रांस अपना सकता है. सिंगापुर, यस अपना सकता है. क्या फ्रांस ने अपना लिया, सिंगापुर ने अपना लिया? यस. क्या यूएई अपना सकता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यस इट कैन. फ्रांस हो गया है. जर्मनी अपना सकता है क्या? जर्मनी यूपीआई को अपना सकता है क्या? नहीं. तो ओनली थ्री राइट आंसर. नाउ consider the following statement with respect to the International Bank of Reconstruction and Development. Now look, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ पेपर में छोड़ना सही है. बट कैसे कर सकते हैं, मैं भी करके ही देख रहा हूँ कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है, वो देखते हैं. नाउ फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स द लोन्स एंड गारंटीज टू द मिडिल इनकम कंट्रीज. बेसिक स्टेटमेंट है, बेसिक नॉलेज पे हो सकता है. इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी. हो सकता है. इट वॉज एस्टेब्लिश टू हेल्प द यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही बना कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. तो ये चीज़ हो सकती है, नहीं भी हो सकती है ना. लोग, इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है. किसी और क्वेश्चन पे जाएं, उसको देखें. बट मैं अभी इसका आंसर 1, 2 एंड 3 लगाने की सोच रहा हूँ. हो सकता है गलत हो, या इसका आंसर या तो ए होगा या डी होगा. इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है. करके देखते हैं. नहीं है. सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग था कि इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज. नाउ IBRD does not like single-handedly. It collaborates with the World Bank, like Group IDA, IFC, and etc. Okay, we got it. That how we have to solve. Now, the 2025th next question is there about the alternative investment funds. Now, what is the alternative investment funds? As we know the investment funds. Okay, and the world added with investment funds is alternative. अल्टरनेटिव कोई चीज कब होती है? जब हम मेन चीज पे वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं, तो अल्टरनेट का सहारा ले रहे होते हैं. नाउ हमने कितनी बार सुना है कि बॉन्ड एंड स्टॉक्स तो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं ही, इससे तो इन्वेस्ट कर रहे ही होते हैं. ये जो हेज फंड और वेंचर कैपिटल है, दे आर न्यू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स. सो दीज आर कॉल्ड द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. सो ओनली टू इज देयर answer. Now look, if someone has no clue about the hedge funds and the venture capital, he can also solve this question by the basic knowledge that the bonds and the stocks are coming in the TV breakup also. So we can easily solve this question. And also, as I said that यूपीएससी जो है ओनली टू वाला ऑप्शन रखता है. जब भी ऐसे क्वेश्चन रखता है तो ओनली टू मोस्ट प्रेफरेबल आंसर होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 15वां क्वेश्चन 2025 में आया. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report. Now look, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कंपनी से डील ही नहीं कर रही है, तो कंपनी का रेगुलेटर कैसे बन सकता है? इंडिया में कंपनी का रेगुलेटर है सेबी.
Now there are two types of markets in India. It is money market and there is capital market. In the money market, this RBI is a regulator, and in the capital market, the SEBI is the regulator. So the first option is wrong. When the first option is wrong, itself the two options are vanished. Now we have to look the second option. In India, a company submitting a BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. बेसिक स्टेटमेंट है और ये सही भी होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन ही सही होगा. ओके. सो 2025 के 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कितने क्वेश्चन आए थे, 18 क्वेश्चन आए थे. तो 18 क्वेश्चन हमें देखने हैं, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं. नाउ India accounts for a very large portion of all equity options contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. Second option, India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. There is no regulatory board either to warn the small investor about the risk. Now look, मैंने मान लिया कि आपको फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं आता, सेकंड भी नहीं आता, लेकिन थर्ड ऑप्शन तो देखिए. देयर इज नो रेगुलेटरी बोर्ड either to warn the small investors about the risk of options of the trading or to act an unregistered financial advisor in this regard. क्या ऐसा हो सकता है, इतनी बड़ी इकोनॉमी हो और उसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए कोई रेगुलेटरी बोर्ड ही ना हो, कोई रेगुलेटरी बॉडी बनी ना हो? तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग होगा ना. तो थर्ड ऑप्शन रॉन्ग होता है, फर्स्ट एंड सेकंड राइट होगा. ओके. इसमें आने वाला तो सवाल ही नहीं था कि आपको कौन सा ऑप्शन आता है कौन सा नहीं आता. इट्स अ बेसिक थिंग कि तीसरा ऑप्शन तो राइट हो ही नहीं सकता. Now, the next, as regard returns from an investment in a company, generally, bondholders are considered to be the relatively at lower risk than stockholders. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी कंपनी के रिटर्न की बात आती है तो बॉन्ड होल्डर्स को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है स्टॉक होल्डर्स से. Now, bondholders are lenders to a company where stockholders are its owners. Okay, for repayment purpose, bondholders are prioritized over stockholders by a company. Okay. Now, ये दोनों ही ऑप्शन ठीक लिखे हुए हैं कि बॉन्ड होल्डर जो होते हैं लेंडर होते हैं कंपनी के और स्टॉक होल्डर जो होते हैं उसके ओनर होते हैं. सिंपल सी चीज़ है, पता होनी चाहिए. फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर द स्टॉक होल्डर्स बाय अ कंपनी. यही चीज़ ऊपर लिखी थी, यही चीज़ नीचे भी लिखी हुई है. बोथ स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन. इसमें लिखा हुआ है कि दोनों ही ऑप्शन ठीक है और जो दोनों ही हैं वो पहले को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके. तो हमारी पहली बात तो ये है कि सी और डी तो वैसे ही कट गए क्योंकि दोनों ही ऑप्शन ठीक है. इसमें ओनली वन स्टेटमेंट लिखा है और यहाँ नहीं था लिखा है. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो पहली वाली चीज़ तो यहाँ पे ऐसी एज सच उतार दी, तो ये इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर रही है, लेकिन इसमें एक एक्सप्लेन कर रहा है कि बॉन्ड होल्डर जो होते हैं लेंडर्स होते हैं वेयर द स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर. तो यही चीज़ जो ऐसी है जो उसको उस ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर पा रही है कि क्यों जो बॉन्ड होल्डर होते हैं रिलेटिवली लोअर रिस्क पे रहते हैं. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Sorry, there may be a misconception that. Okay, sorry. The option A will be right because the thing is written here that the bondholders are lenders to the company, stockholders are owners. Okay, so both the options are correct and also both of them is explaining the statement one. नाउ 2025 का जो लास्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, जो 18 क्वेश्चन आए थे उसमें 18 क्वेश्चन ही लास्ट है. इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है. कह रहे हैं इन इंडिया द इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल वेयरिंग इन रूरल एरियाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स. नाउ लुक, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपने कहीं नहीं पढ़ा, आप गाँव से हैं या आप गाँव से नहीं भी हैं, तब भी आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे टैक्स ना लग रहा हो. टैक्स हर चीज़ में लग रहा है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोल्ट्री फार्म और वूल रेयरिंग में रूरल एरियाज में कोई भी टैक्स नहीं लगता, कैसा भी टैक्स नहीं लगता. ऐसा हो सकता है? पंचायत के पास पैसा कैसे आएगा? पंचायत को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ उनके अधिकार हैं कि आप कर वसूल कर सकते हो. तो हो सकता है कर वसूल करते हो, ऑफकोर्स. तो स्टेटमेंट वन तो सही हो ही नहीं सकता. नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट वन जब गलत हो जाता है तो दो
3 ऑप्शन रॉन्ग खुद ही हो जाते हैं और एक आंसर सही हो जाता है कि स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है लेकिन सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो लोग 2025 के जितने भी आपके इकोनॉमी के क्वेश्चन थे यहाँ पे सॉल्व हुए। ओके, और एक क्वेश्चन में दिक्कत आई क्योंकि एक क्वेश्चन को जो सेकंड वाला ऑप्शन था मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, बोथ ऑप्शन राइट तो थे लेकिन एक्सप्लेन भी कर रहे थे, वो गलत हुआ। बाकी अगर आप देखें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आए थे रिलेटेड टू 3 क्वेश्चन तो आपके फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड। तो फिजिकल पॉलिसी वाला चैप्टर, बैंक वाला चैप्टर की बैंकिंग कैसे है, बैंकिंग कैसे होती है, उसके बाद मनी मार्केट कैपिटल मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, उसके बाद कुछ नई चीज़ें ने एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में क्वेश्चन आ गया था। इस टाइप के क्वेश्चन पता होने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन से आपको अवेयर रहना चाहिए। लाइक अब जब 15 फाइनेंस कमीशन जब इस बार हमसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पूछ ली, तो इस बार तो 16 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उसने डेवोल्यूशन का फॉर्मूला भी दे दिया है कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं डेवोल्यूशन। ओके, और उसने किस किस चीज़ों को हटाया है, किस किस चीज़ को नया इंक्लूड किया है। तो वो सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो हमारा ईजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। सो थैंक यू। मे बी ये यूजफुल रहा हो कि कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।